हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल उड़ता पैसा। दोस्तों, आज जो हम टॉपिक आपके लिए लेके आए हैं वो कुछ कॉर्पोरेट्स में बहुत ही ज़्यादा हॉट टॉपिक है, कुछ कॉर्पोरेट्स में बहुत ही ज़्यादा कंसीडर किया जाता है, लेकिन अब धीरे धीरे उसका पॉपुलैरिटी नॉर्मल इंडिविजुअल्स में भी बढ़ रहा है। जब भी हमारे पास कुछ स्पेयर फंड्स आते हैं जिनको कि हम अपने थोड़े टाइम के लिए यूज नहीं करना चाहते, लेकिन हम ऐसी जगह भी नहीं रखना चाहते जहां पे हमारे पास उन पे ब्याज ना मिले या इंटरेस्ट इनकम अर्न ना हो। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है हाउ टू सिलेक्ट लिक्विड फंड्स। तो इस टॉपिक में हम सबसे पहले समझने की कोशिश करेंगे कि लिक्विड फंड होते क्या हैं, वो उनकी जरूरत ही क्यों है मार्केट में, वो किस तरह के होते हैं, उनका सिलेक्शन कैसे करना चाहिए, अगर उनमें पैसा डालना है तो वो पैसा हमें कितना इंटरेस्ट दे सकता है, और लिक्विड फंड्स एग्जैक्टली किसके कंपैरिजन में कंसीडर होते हैं दोस्तों। क्योंकि इस मार्केट में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन लिक्विड फंड्स को ही लेके है कि लिक्विड फंड आखिर है क्या। तो दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ, हाउ टू सिलेक्ट लिक्विड फंड्स एंड इसके ऑप्शन चूज कैसे करने चाहिए। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ, हाउ टू सिलेक्ट म्यूचुअल फंड, हाउ टू सिलेक्ट लिक्विड म्यूचुअल फंड। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज, जो लिक्विड फंड्स हैं वो हमारा एफडी का सब्स्टिट्यूट नहीं है। हमें सबसे पहले जब भी हमारे दिमाग में लिक्विड फंड्स आता है, हम उसकी रिटर्न्स को एफडी के साथ कंपेयर करने की कोशिश करते हैं, जो कि बहुत ही गलत है। लिक्विड फंड्स हमारा सेविंग अकाउंट का सब्स्टिट्यूट है, ना कि एफडी का। तो जब भी हमारे पास कुछ ऐसा पैसा होता है जो कि हम अपने सेविंग अकाउंट में पार्क करके रखते हैं, हम उस पैसे को लिक्विड फंड में पार्क कर सकते हैं, ना कि वो पैसा जो हम एफडी में कर सकते हैं। बिकॉज लिक्विड फंड्स की रिटर्न जो है आपकी एफडीज को मैच नहीं करती हैं, उनकी रिटर्न्स जो हैं आपके सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट में मिलते हुए इंटरेस्ट को मैच करती हैं। जैसे कि करंट अकाउंट में हमें कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है, तो अगर हम लिक्विड फंड में पार्क करते हैं तो हम 5-6% का रिटर्न देख सकते हैं। अगर हम सेविंग अकाउंट की बात करें तो कुछ बैंक उस पर 3.5% का इंटरेस्ट देते हैं, कुछ बैंक 4% का देते हैं और कुछ बैंक 5% तक का भी देते हैं। तो अगर हम अपना पैसा लिक्विड फंड में पार्क करते हैं तो हम अपने सेविंग बैंक अकाउंट से ज्यादा का इंटरेस्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, पहला कंफ्यूजन जो था वो था हमारा कि लिक्विड फंड्स हमारा किस चीज का सब्स्टिट्यूट है। तो लिक्विड फंड्स हमारा सेविंग अकाउंट का सब्स्टिट्यूट है, ना कि फिक्स डिपॉजिट का। दूसरी चीज दोस्तों, जब हम ये बात करते हैं कि लिक्विड फंड रिस्की नहीं होते हैं, लेकिन दोस्तों लिक्विड फंड भी मार्केट लिंक होते हैं और ये रिस्की होते हैं डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट पेपर्स जो इस कैटेगरी में लिए जाते हैं, उसके बेसिस पे इनका रिस्क निकाला जाता है। तो लिक्विड फंड भी रिस्की होते हैं क्योंकि हम इनमें पैसा थोड़े टाइम के लिए लगाते हैं और उसके बाद बाहर निकाल लेते हैं, तो हमारा रिस्क भी कुछ ही दिनों का होता है। लेकिन अगर हम इन्हें भी लॉन्ग टर्म में देखें तो लिक्विड फंड में हमारा रिस्क जो है वो मिनिमाइज हो जाता है। अब दोस्तों, इसका कुछ एग्जांपल की लिक्विड फंड रिस्की कैसे होते हैं उसको समझने की कोशिश करते हैं। अभी रीसेंट मार्केट स्केयर जो आया है वो था IL&FS का। इसमें जैसे ही IL&FS का पेपर जो है उसकी रेटिंग खराब हुई, हमारे लिक्विड फंड की रिटर्न के ऊपर ये इमीडिएट फर्क डालता है और हमारे लिक्विड फंड की रिटर्न्स को ड्रास्टिकली रिड्यूस करता है। 5 से 10% का फ्लैट रिडक्शन आएगा दोस्तों, उसमें हमें टाइम नहीं मिलता है। जैसे ही उस पेपर की रेटिंग खराब होगी हमारी रिटर्न एकदम से नीचे आएगी, और इसका एग्जांपल है हमारा प्रिंसिपल कैश मैनेजमेंट फंड, जिसमें कि IL&FS का शेयर एक्सपोजर बहुत ही ज्यादा था। इस करके उस फंड की रेटिंग भी एकदम से डाउन आई और उसकी रिटर्न भी डाउन आई। तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं इस तरफ कि अगर हमें ये पैसा लिक्विड फंड में डालना है तो इसका सिलेक्शन क्राइटेरिया हमारा क्या होना चाहिए, किस बेसिस पे हम ये फंड सिलेक्ट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं
फंड रेटिंग यानी कि क्रिसिल रेटिंग जो हमारी फंड्स की आती है, ये जरूरी नहीं है दोस्तों कि अगर क्रिसिल रेटिंग 5 है हमारे को वही फंड चूज करना चाहिए। दोस्तों इस चीज को अंडरस्टैंड करिए, अगर कोई भी लिक्विड फंड अपने पेयर्स से 10 से 15% का रिटर्न ज्यादा दिखा रहा है तो यानी कि उसके पोर्टफोलियो में कोई ना कोई रिस्की पेपर इन्वॉल्व है और इसी वजह से वो ये रिटर्न ज्यादा दिखा रहा है। दोस्तों यहां पे एक चीज समझने की जरूरत है कि अगर हम लिक्विड फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हम उसी पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हैं जो पैसा हमें 1 दिन, 2 दिन, 1 हफ्ते या 2 हफ्ते के लिए नहीं चाहिए, लेकिन उसकी रिक्वायरमेंट भी 2 हफ्ते बाद आ सकती है। तो यहां पे जब हम रिस्क की बात करते हैं, ऑल्दो लिक्विड फंड का रिस्क ज्यादा से ज्यादा 3 हफ्ते 4 हफ्ते तक ही स्टेबल करता है, लेकिन अगर आपको इस बीच में उसकी पैसे की जरूरत पड़ जाती है तो आपको लॉस बियर करना पड़ सकता है। इसलिए लिक्विड फंड में हल्का सा भी अगर चेंज आता है तो आपको उसका ध्यान रखना पड़ेगा। आप अपने फंड्स का सिलेक्शन सिर्फ क्रिसिल रेटिंग पे मत करिए। इनके लेटेस्ट एग्जांपल रहे हैं टॉरस का हमारा लिक्विड फंड और दूसरा एग्जांपल रहा है प्रिंसिपल कैश मैनेजमेंट फंड, जिनके की पेपर जैसे ही उनकी रेटिंग डाउन हुई फंड की रिटर्न में बहुत ही ड्रास्टिक चेंज आया है। तो चलिए दोस्तों, दूसरी चीज जिस चीज का हमें ध्यान रखना चाहिए जब हम अपने फंड को सिलेक्ट कर रहे हैं वो है फंड हाउस। दोस्तों यहां पे हमें इस चीज का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी हो जाता है कि जितना बड़ा फंड हाउस है उतना ही इसका रिटर्न सेफ हो जाता है। यानी कि अगर हम एक एग्जांपल लें कि हमारा कोई भी छोटा फंड हाउस है, हमारा उसका AUM कम है और उस फंड में मैक्सिमम पैसा किसी एक कॉर्पोरेट का है, तो अगर उस कॉर्पोरेट ने उसमें से पैसा निकाला तो इमीडिएटली उस फंड की रिटर्न के ऊपर फर्क आएगा। तो दोस्तों यहां पे जब हम लिक्विड फंड में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तब हमें अपना AUM देखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि छोटे फंड हाउसेस एक लमसम में पैसा कहीं से लेके आते हैं जो कि अगर निकलता है तो हमारी रिटर्न पे फर्क आता है। तो हमारी सलाह यही है कि आप बड़े फंड हाउसेस के साथ रहें जिनका AUM भी बड़ा हो, ताकि अपने अपने रिस्क को कम कर सके। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। जो अगली चीज हमें इसमें ध्यान रखने वाली बात है वो ये है कि डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो, जिस भी लिक्विड फंड का पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड है हमें उसमें ही जाना चाहिए। जैसे कि हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं हमारा एक्सिस लिक्विड फंड। जब हम एक्सिस लिक्विड फंड की बात करते हैं तो एक्सिस लिक्विड फंड के पास 134 सिक्योरिटीज है उसके पोर्टफोलियो में। वहीं अगर हम प्रिंसिपल कैश मैनेजमेंट फंड की बात करते हैं तो उसमें जो हमारी सिक्योरिटीज हैं वो मात्र 20 है। तो दोस्तों एक फंड हाउस जिसके लिक्विड फंड में 134 सिक्योरिटीज हैं और एक फंड हाउस जिसके लिक्विड फंड में 20 सिक्योरिटीज हैं, इनमें रिस्क का बहुत बड़ा डिफरेंस है। जितनी ज्यादा सिक्योरिटीज हम अपने फंड में लेके चलेंगे उतना ही कम हो जाता है हमारा रिस्क। तो अगर प्रिंसिपल कैश मैनेजमेंट फंड हमें 2 पैसे 3 पैसे की रिटर्न ज्यादा भी दे रहा है तब भी हमें एक्सिस के साथ जाना चाहिए, सो दैट हमारी रिटर्न्स सेफ रहें, हमारा रिस्क बहुत ही कम रहे। चलिए दोस्तों अगली चीज जो हमें एक लिक्विड फंड की सिलेक्शन करते हुए ध्यान देना चाहिए कि वो किस तरह के इंस्ट्रूमेंट में ज्यादा पैसा लगा रहा है। जब हम इंस्ट्रूमेंट्स की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें यह समझने की जरूरत है कि इस इंडस्ट्री में कितने तरह के इंस्ट्रूमेंट आते हैं। तो इस इंडस्ट्री में बेसिकली लिक्विड फंड में 3 तरह के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। पहला होता है कमर्शियल पेपर्स, दूसरा होता है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, तीसरा होता है NCDs जो कि अपनी मेच्योरिटी के नजदीक होती हैं, हम उनमें पैसा लगाते हैं। कमर्शियल पेपर नॉर्मली प्राइवेट फर्म्स का होता है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट फिक्स रिटर्न्स के साथ होते हैं और NCDs तो होते ही हैं। तो आपको जो मेन चीज देखने वाली होती है वो यहाँ पे कि कमर्शियल पेपर में अगर किसी भी लिक्विड फंड का एक्सपोजर जो है वो 5 से 10% से ज्यादा आ रहा है तो वो एक रिस्की साइन शो कर रहा है, जिस वजह से वो फंड थोड़ा रिस्की हो जाता है और आपका पैसा रिस्क पे आता है।
तो यहाँ पे कमर्शियल पेपर में उसका स्टेक कितना है उसको जरूर देखे अपना पैसा इन्वेस्ट करने से पहले। दोस्तों मैं ये चीज यहाँ पे बार बार कह रहा हूं कि जब हम लिक्विड फंड में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो हमारा टाइम लाइन ऑफ इन्वेस्टमेंट शॉर्ट होता है। इसी करके ये छोटी छोटी बातें हमें ध्यान रखनी चाहिए सो दैट इन केस मार्केट में किसी भी कंपनी का कोई सिक्योरिटीज खराब होता है तो हमारे फंड के ऊपर उतना इंपैक्ट ना आए। अगर हम कंसीडर करें सिनेरियो प्रिंसिपल कैश मैनेजमेंट फंड और एक्सेस लिक्विड फंड, जहां की एक्सेस लिक्विड फंड में हमारे पास टोटल 134 सिक्योरिटीज थी और प्रिंसिपल कैश मैनेजमेंट में 20 सिक्योरिटीज थी। तो अगर हम सेम केस सिनेरियो लेते हैं कि IL&FS और सेम स्टेक एक्सिस में भी है, सेम स्टेक प्रिंसिपल कैश मैनेजमेंट फंड में भी है, तो जब ये पेपर मार्केट में खराब हुआ, इसकी रेटिंग खराब हुई, तो प्रिंसिपल कैश मैनेजमेंट फंड पे ज्यादा इंपैक्ट आएगा रादर देन एक्सिस लिक्विड फंड में। तो हमारी सिलेक्शन क्राइटेरिया में अगर हमने ज्यादा सिक्योरिटीज वाला लिक्विड फंड लिया है तो हम थोड़ा सेफ हो जाते हैं अपनी रिटर्न्स को लेके। दोस्तों इसी बेसिस पे हमने कुछ फंड्स निकाले हैं आपके लिए जिनमें कि आप ये पैसा इन्वेस्ट करें तो आपको एक स्टेबल सा रिटर्न आएगा और आपको वो एक आपके डिसेंट करंट अकाउंट का सब्स्टिट्यूट देता है आपके पैसे को इन्वेस्ट करने के लिए। दोस्तों यहाँ पे ये चीज जाननी बहुत जरूरी है कि लिक्विड फंड में जब भी हम पैसा लगाते हैं तो उस पर कोई भी एग्जिट लोड नहीं होता और आप चाहें तो एक दिन के लिए पैसा लगा के अगले दिन पैसा निकाल भी सकते हैं। तो अगर आप इसी तरह से 10, 20, 30 दिन तक ये पैसे को रख सके तो आप एक हैंडसम सा रिटर्न अपने पैसे से कमा सकते हैं जो कि एडिशनल है। अदरवाइज आप अपने बिजनेस से जो पैसा कमा रहे हैं वो तो है ही है, लेकिन उससे एडिशनल पैसा कमाने की ये एक अपॉर्चुनिटी है, विंडो है, जिसको अगर आप अच्छे से समझ ले तो आप इसे यूटिलाइज कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे कुछ सिलेक्शन ऑफ फंड जिनको कि अगर आप चूज करते हैं तो ये बहुत ही सेफ कैटेगरी में माने जाते हैं, जिसमें से पहला फंड है हमारा SBI लिक्विड फंड। आप SBI लिक्विड फंड के रिटर्न को देख सकते हैं, ये एक स्टैग्नेंट रिटर्न 5 से 6% के बीच में है। सेम केस एक्सिस लिक्विड फंड और UTI लिक्विड फंड, ये 3 फंड हैं जिनमें आप अगर आपके पास स्पेयर मनी है जो आप कुछ अगले 15 दिन 20 दिन या 1 महीने तक यूज नहीं करते तो वो आप इसमें पार्क कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो आपके लिए लिक्विड फंड्स और उन्हें चूज कैसे किया जाए। अगर आपको आज का हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे इस वीडियो को लाइक करें और अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन है तो हमें नीचे कमेंट करें सो दैट हम आपकी वो क्वेरीज सॉल्व कर सकें। थैंक यू।